ये ना कल जो बीएसटीसी वाला पेपर हुआ था मॉर्निंग और जो इवनिंग शिफ्ट है, तो ये मॉर्निंग वाला है जो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। तो मैं ना आज यही सॉल्व करवा देता हूँ दोनों आपको। बाकी किसी ने पेपर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो मतलब जो कंपटीशन में इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। जो मैंने तो शायद एक ही टॉपिक करवाया था, बाकी आपने करे होंगे। तो एक बार मैं पेपर सॉल्व, पहले देखो ये पैसेज आया था, तो इसके ना ये तीन ही क्वेश्चन पूछे गए थे पैसेज के। तो ये 151 हो गया, 152 हो गया और 53 हो गया। तो एक बार अगर आप बता सकते हो तो थोड़ा रीड करके बताना फर्स्ट में क्या आना है। इतनी जल्दी तो रीड नहीं होगा, तो फर्स्ट का बताओ। सीधे क्वेश्चन देख रहे हो, आंसर भी देखो, ऊपर पैसेज तो देखो। ये फर्स्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था ना, उसका पैसेज थोड़ा सा टफ था, इवनिंग वाले का आसान था। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ले लो, फिर क्या होता है बताओ आप। ये तीन क्वेश्चन करने हैं। इसमें ना सारे ग्रीक करेक्टर्स दे रखे हैं, जो ग्रीक मिथोलॉजी है जैसे उसके करेक्टर्स दे रखे हैं ये। बाकी आपने तो पैसेज रीड करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो एरिस है इस पैसेज के अंदर, वो जानी जाती थी किसके लिए जानी जाती थी। फोर मतलब के लिए, बहुत मॉर्टल्स मतलब होता है हम सब मॉर्टल है, मतलब जो इस दुनिया में आया है जिसका अंत निश्चित है, मतलब जो मरेगा तो वो मॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल्स मतलब जो अमर हो गए, ठीक है। जैसे हम अमर नहीं है, हमारा अंत है। तो मॉर्टल मतलब हो गया जिन जो नश्वर हिंदी में बोल देते हैं, जिनका अंत होता है, और इमॉर्टल्स मतलब जो अमर है। तो इसका आंसर कहीं दिख रहा है? देखो यहाँ पे एरिस के बारे में कहाँ बात करी हुई है, कौन सी लाइन में बात करी हुई है? हाँ, यहाँ पे ट्रॉय एक्सेप्ट एरिस, मतलब इसमें ऊपर क्या हो रहा था कि एक ना कोई जैसे प्रोग्राम में रखा हुआ है इनका, तो उसमें सबको इनवाइट किया गया था, इस एरिस को इनवाइट नहीं किया गया था। अब उसका रीज़न क्या था? देखो सबको सेलिब्रेशन में इनवाइट किया गया था, लेकिन इसको नहीं किया गया था। रीज़न क्या था? गॉडेज ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है जो लड़ाई करवा देता है बंदा, मतलब ये झगड़ों की देवी थी मतलब, ठीक है। और इसलिए इसको इनवाइट नहीं किया गया था। अब ये किसके लिए जानी जाती है ये पूछा हुआ था। आगे थोड़ा एक दो लाइन और रीड करनी है तो देख लो। वैसे मेरे को लगता है कि इस लाइन के अंदर इसका जो आंसर है वो क्लियर हो जाता है कि वो किसके लिए जानी जाती थी। तो आपको क्या लगता है किसके लिए जानी जाती है? एक तो लिखा है स्कीमिंग अगेंस्ट, मतलब लोगों के खिलाफ जो चाल चलता है उसके लिए जानी जाती थी। दूसरा क्रिएटिंग कन्फ्लिक्ट अमंगस्ट, मतलब लोगों के बीच में ना कन्फ्लिक्ट पैदा करना, मतलब झगड़ा पैदा करवाने के लिए वो जानी जाती थी। और फीलिंग हॉस्टाइल टूवर्ड्स, मतलब किसी के लिए आक्रामक होना वो होता है। और एक है इग्नोरिंग, ये इग्नोर करने के लिए जाने जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है इस एरिस के लिए? बी ऑप्शन। तो इसका आंसर था बी। और देखो इसे इनवाइट नहीं किया गया था उस सेलिब्रेशन में जो वेडिंग का सेलिब्रेशन था, क्योंकि ये झगड़े करवा देती थी, इसलिए उसे इनवाइट नहीं किया गया था। और फिर आगे लिखा है, यहाँ ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा है, जो यहाँ पे आंसर बताना है किसी का नेम। वॉज एनॉइड फॉर सेवरल रीजन्स, गैदर्ड हिज फोर्सेस एंड सेट सेल फॉर ट्रॉय। ये किसी किंग का नाम है, ठीक है, ऊपर पूरा पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। टू इनिशिएट वॉर टू रिस्पॉन्सेस हेलन। अब यहाँ स्टोरी क्या है, मतलब ये बताना है कि कौन एनॉइड था कई कारणों से, कौन गुस्सा था कई कारणों से। इसके अंदर ये बताना है कि जियस ये एनॉइड था, पेरिस था, प्रियम था या मेनेलियस था, इनमें से कौन सा एनॉइड था? पेरिस। देखो यहाँ पे एंड वाली स्टोरी पढ़ो, इसमें क्या है कि वो ना उस वेडिंग के अंदर ना जो ये जो एरिस है इसको बुलाया नहीं जाता, तो वो ना एक सेब रख देती है। देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है ना, जिसे इनवाइट नहीं किया गया था, तो इन्होंने इसे ना गुस्सा आ जाता है, तो उसने रिवेंज लेने के लिए, मतलब बदला लेने के लिए क्या किया, तो उसने ना मतलब क्या किया, एक गोल्डन एप्पल फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब जो सबसे सुंदर है जैसे, उसके लिए लिख के उसने एक गोल्डन एप्पल बीच में फेंक दिया था। और इसी एप्पल को लेके कि एप्पल किसका होना चाहिए, फिर वहाँ पे जो लोग थे उनके बीच में ना एक मतलब संघर्ष होता है, एक स्ट्रगल होता है।
तो इसने ना एक एप्पल फेंक दिया था। उसके बाद फिर क्या होता है, अब सारी जो वहाँ पे देवियाँ थी, मतलब जो गॉडेस थी, वो सारी उस एप्पल को लेना चाहती थी जो उसने एरिस ने वहाँ पे फेंक दिया था, सब लेना चाहती थी। और इसके बीच मतलब उनके बीच में ना एक किसी एक को ही मिलना था, तो इनके बीच में स्ट्रगल चलता रहा, वाद विवाद होता रहा। और फिर ओनली ना 3 कंटेस्टेंट बचते हैं, मतलब जो 3 बचे थे जिनमें से किसी एक को मिलना था, वो 3 ही बचते थे। वो कौन कौन थे देखो, एक तो हेरा थी, एक अथेना थी, और एक एफ्रोडाइट किसी का नाम है। ये सारे ग्रीक मतलब जो मैथोलॉजी है उसके करेक्टर्स हैं। ये 3 बच्चे थे। अब इसमें ना किसी एक को मिलना था, ये 3 बच गए थे अब जिनमें से किसी एक को मिलना था। तो यहाँ पे जो अब इस कंट्रोवर्सी को जो मतलब इस कंट्रोवर्सी को जो ख़त्म करना था कि एप्पल किसको मिलेगा, उसकी जिम्मेदारी किस पे थी। ये ट्रॉय जो है ना, सन ऑफ किंग प्रियम ऑफ ट्रॉय, मतलब जो ट्रॉय राजा है उसका जो बेटा है पेरिस, प्रियम ऑफ ट्रॉय, सन ऑफ किंग प्रियम ऑफ ट्रॉय। अब नहीं ना, ट्रॉय का कोई राजा है, उसका बेटा है पेरिस, उस पर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो द्वंद्व है, उसको ख़त्म करना था। तो जो सारी गॉडेस थी ना, उन्होंने उसको जो जज था, मतलब जो पेरिस था, उसको ना ब्राइब ऑफर करी कि हमें मिल जाए, ब्राइब ऑफर करी। तो जैसे जो हेरा थी उसने प्रॉमिस किया कि सारी जो किंगडम है मैं उसे दे दूंगी, मतलब इस पेरिस को दे दूंगी, सारी जो किंगडम है, जो राज है, साम्राज्य है, वो सारा। और उसके बाद जो अथेना थी उसने ऑफर किया विक्ट्री एंड फेम इन द वॉर, मतलब जो भी वॉर है उसमें आपकी जीत तो फेम मिले, तो ये सब उसने ऑफर किया था। और जो एफ्रोडाइट था उसने क्या ऑफर किया था, हेलन डॉटर ऑफ जियस एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉर्टल ऑन द अर्थ, उसने क्या किया, पेरिस को ऑफर किया कि दुनिया की सबसे सुंदर औरत है हेलन, मैं वो आपको ऑफर करती हूँ। और यहाँ तो बंदा मतलब हार मान ही जाता है। तो ये जो ब्राइब थी ना उसने एक्सेप्ट कर ली थी फिर। तो उसने अब ये लास्ट वाली जो थी ना एफ्रोटाइट, उसने क्या कि मैं आपको ऑफर करती हूँ हेलन, जो कि बेटी है जियस की, जो मोस्ट ब्यूटीफुल मॉर्टल ऑन द अर्थ, मतलब दुनिया की सबसे सुंदर औरत है वो मैं ऑफर करती हूँ। इसलिए शी वॉज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द गोल्डन एप्पल। तो ये जो गोल्डन एप्पल की विनर उसे डिक्लेयर कर दिया था, किसको, एफ्रोडाइट को डिक्लेयर कर दिया था पेरिस ने, इस कारण से। अब ये जो हेलन थी बाद में उसे पता चलता है कि देखो जैसे उसे बाद में पता चलता है, ऑल दो पेरिस लर्न दैट हेलन वॉज मैरिड, बाद में उसे पता चलता है कि हेलन की तो पहले से मैरिज हो गई है, जो पेरिस को ऑफर करी गई थी उसे पता चलता है वो पहले से मैरिड है। लेकिन फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया हॉस्पिटैलिटी ऑफ हर हस्बैंड किंग मेनेलियस ऑफ स्पार्टा। तो इसके जो हेलन के हस्बैंड थे ना, उसकी हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब आप आओ हमारे घर पे, मतलब उसको इनवाइट किया। हॉस्पिटैलिटी मतलब जैसे घर पे कोई गेस्ट आता है तो उसने हेलन के हस्बैंड को भी इनवाइट किया। और लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जो स्पार्टा के राजा थे मेनेलियस, उसने क्या किया, आफ्टर पेरिस डिपार्टेड टेकिंग, उसने क्या किया, उस पर अटैक करने की तैयारी कर ली थी, हेलन को वापस लाने की। और ये किया किसने था, मेनेलियस ने। मतलब जब उसको पता चला कि वहाँ पे उसको ऑफर कराया गया है, फिर वो अपने घर पे बुला रहा है, तो जो उसका हस्बैंड था हेलन का जो हस्बैंड था, तो वो एनॉयड था कई रीज़न से। उसने अपनी फोर्सेज इकट्ठे की और ट्राई किया था कि मैं इस पर अटैक करता हूँ। तो इसका डी आंसर है, ठीक है, इसका डी आंसर था। इसने उसको गुस्सा आया था, तो उसने जैसे एंड में ये लिखा हुआ है, मेनेलियस वॉज आउटरेज्ड, मतलब उसे गुस्सा आ गया। और उसके बाद उसने हेलन और को वापस लाने के लिए उसने अटैक प्लान किया था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे मेनेलियस होना था। पैसेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि ग्रीक कैरेक्टर्स थे इसके बीच में। और उसके बाद नेक्स्ट था अथेना, ब्लैंक स्पेस हेरा, प्रॉमिसिंग पेरिस विक्ट्री एंड फेम इन वॉर। अब इसमें क्या आना है, अब देखो ये 3 थी ना यहाँ पे, जैसे हेरा, एथेना, एफ्रोडाइट, इसने क्या क्या ऑफर करा था। तो जो हेरा थी यहाँ पे, सॉरी अथेना ने ये बोला था ना यहाँ पे, देखो अथेना ने कहा था कि मैं विक्ट्री और फेम ऑफर करती हूँ, ये अथेना ने कहा था। तो अथेना ने तो ये बोला था। अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में क्या आना चाहिए, मतलब जो हेरा ने ऑफर किया था, हेरा ने क्या ऑफर किया था कि देखो हेरा ने उसे ऑफर किया था कि मैं पूरा जो किंगडम है वो ऑफर करती हूँ, लेकिन उसकी बात के बदले में अथेना ने क्या बोला था, ठीक है, तो वो बताना था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अथेना ने हेरा की जो स्टेटमेंट थी उसका अपमान किया था, या फिर
हीरा ने सॉरी अथेना ने हीरा को डिफीट मतलब हराया था, या फिर उससे एग्री कर गई थी उसकी बात से, या फिर जो उसने बोला था उसी को रीस्टेट कर दिया था, उसी को दोबारा बोल दिया था। क्या बोला था उसने? उसी की बात को दोबारा बोल दिया था, या फिर उसने जो अथेना थी उसने हीरा को हरा दिया था, क्या बोला था, या उसके साथ एग्री कर गई थी? देखो उसने तो कहा था, जो हीरा थी उसने कहा कि मैं पूरा किंगडम देती हूँ, लेकिन उसकी बात से उसकी बात का अपमान करके वो कहती है कि मैं वॉर में विक्ट्री और फेम ऑफर करती हूँ। तो उसने उसकी बात को डिसरिगार्डेड मतलब उसका अपमान किया, तो उसकी बात के साथ ना तो वो एग्री हुई थी ना उसको हराया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन था इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर था। पैसेज थोड़ा सा टफ था, तो ये 3 क्वेश्चन पैसेज के थे। फिर यहाँ पे अब यहाँ अपने जो वोकेबलरी थी उस वो स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे जैसे वैसलेज था, इसका हमें बताना था, सिनोनिम बताना था, मतलब प्राइवच्ची शब्द बताना था। इसका मतलब होता है डिपेंडेंट, मतलब जो किसी पे निर्भर होता है, डिपेंडेंट। तो उसके लिए सुटेबल कौन सा होगा? प्राइवच्ची बताना है। डिपेंडेंट होता है जो किसी पे निर्भर होता है, मतलब किसी के कंट्रोल में होता है, तो उसके लिए क्या आना चाहिए? सुटेबल क्या है? हाँ, फ्रीडम तो देखो एक तो होता है किसी पे डिपेंड होना, वो हो गया डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और फ्रीडम एक ही बात है, वो तो अपोजिट होगी एक दूसरे के। फ्रीडम और इंडिपेंडेंट वो तो अपोजिट हो गए ना, फ्रीडम कैसे हो सकता है? अब इसका प्राइवेसी बताना है अपने को, तो बी होना चाहिए। बॉन्डेज होता है जो किसी का बंधक होता है, जो किसी पे डिपेंड है या बंधक है, वो सेम हो गया ना। तो यहाँ पे हमें सेम बताना था, तो बॉन्डेज होगा इसका। फ्रीडम इसका अपोजिट है, ठीक है, फ्रीडम तो अपोजिट है इसका। फिर नेक्स्ट जैसे इन्होंने पूछा था, ये पैसेज के तो वो 3 ही थे। उसके बाद इन्होंने ये कैसे टिक क्यों है क्या? सॉरी, हाँ ये इरेज करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब ये सारे मतलब पैसेज से नहीं है, ये तो आप बता ही सकते हो। अब आगे जैसे ग्रामर स्टार्ट होगा तो वो तो आप बता ही सकते हो। अपने ये कर लिया ना, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे ही गेव अस ब्लैंक स्पेस गुड ब्रेकफास्ट, यहाँ पे क्या आना चाहिए? अब आर्टिकल तो आप सबको आते हैं, ये तो बता ही दोगे क्या आना है यहाँ पे। देखो आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल कितने होते हैं? अरे आर्टिकल होते कितने हैं मैं कह रहा हूँ? हाँ जी, आर्टिकल कितने होते हैं? अरे आर्टिकल कितने होते हैं? हाँ जी, काउंटिंग में कितने होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होते हैं, कितने होते हैं? 3 नहीं होते हैं, आर्टिकल 2 ही होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब ए और एन अलग नहीं है, वो एक ही है, वो इनडेफिनेट है, और डेफिनेट आर्टिकल द होता है। ए और एन में कोई फर्क है क्या? जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ अ बॉय, तो यहाँ पे ए का मतलब क्या? एक। तो यहाँ अपने ये बोलते हैं ए एप्पल, सॉरी एन एप्पल। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा एन एप्पल, अब इसका मतलब क्या है? एक एप्पल ही होता है, और हमने लिखा ए बॉय, इसका मतलब ही क्या है? एक। तो ए और एन में कोई फ़र्क थोड़ी है, ये तो सेम ही है, बस साउंड डिफरेंट होता है। तब अपने चलो इसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन ये तो एक ही बात है ना। तो आर्टिकल 2 ही होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब यहाँ पे बताओ क्या आना है? एनी तो देखो आ ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट में आता है, तो एनी नहीं आएगा यहाँ पे। तो बाकी आर्टिकल में बताना है अपने को ए एन द। क्या? बी? बी बी कह रहे हो? देखो बी तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता। हाँ देखो पहले ना जो वर्ड जिसके आगे आपने आर्टिकल लगाना होता है वो आप देख लिया करो, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। जैसे वो कह रहे हैं ही गेव अस ब्लैंक स्पेस गुड ब्रेकफास्ट, उसने हमें एक अच्छा ब्रेकफास्ट दिया। एक अच्छा मतलब अच्छे तो बहुत सारे ब्रेकफास्ट होते हैं, उनमें से कोई एक है, ये डेफिनेट नहीं है, ये कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा वो पेन खो गया जो मेरे चाचा ने दिया था, अब यहाँ पेन से पहले पेन डेफिनेट हुआ या नहीं हुआ? देखो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एक पेन खरीदना है, तो पेन बहुत सारे होते हैं, उनमें से मैंने एक पेन खरीदना है, तो वो इनडेफिनेट है, ए या एन यूज होगा। लेकिन मैंने कहा मुझे वो पेन खरीदना है जो मेरे फ्रेंड के पास है, अब वो पेन डेफिनेट हो गया, तो वहाँ मतलब द आर्टिकल लगना चाहिए। ये जो ब्रेकफास्ट है कि उसने अच्छा ब्रेकफास्ट, तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कोई एक इनडेफिनेट है ये, ठीक है, ये इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट है तो मतलब यहाँ तो ए लगेगा या एन लगेगा। तो गुड का आप साउंड देखो, ये कौन गुड का साउंड जो है मतलब ये क्या कॉन्सनेंट साउंड है, कॉन्सनेंट साउंड है तो ए आता होता है, अगर वोवेल साउंड होता है तो एन आता है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आना था वो आना था ए, मतलब ही गेव अस अ गुड ब्रेकफास्ट। उसके बाद चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड ब्रॉड। अब इसका हमें विलोम शब्द बताना है, अपोजिट बताना है। ब्रॉड क्या होता है? ब्रॉड जो लार्ज इन साइज या लेंथ मान लो, जो ब्रॉड मतलब हिंदी में बोले तो चौड़ा, जैसे ये मतलब होता है इसका। तो यहाँ इसका अपोजिट क्या होगा?
ब्रॉड होता है जो साइज में जैसे बड़ा होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? नैरो ही होगा। देखो डीप का मतलब तो होता है गहरा, और उस जो कम गहरा है वो होता है शैलो, मतलब ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। वाइड मतलब चौड़ा होता है, जो मतलब लेंथ में हो जैसे, तो ब्रॉड का मतलब खुले से मतलब होता है जो, और नैरो का मतलब होता है भीड़ा, तो मतलब इसका जो सुटेबल जो अपोजिट है वो है नैरो। नैरो वर्ड तो जानते हो आप, ये तो सुना हुआ है, बहुत कॉमन है। कहाँ सुना हुआ है, कहाँ सुना हुआ है नैरो? हाँ वही मेरे को आ रहा था याद, वो सलवार सलूर में भी होते हैं ना, पोंछे पोंछे कोई नैरो नुरू करते हैं, हाँ तो वो तो फिर वो पता ही। हाँ ये 157 ये करना, विच ऑप्शन कंप्लीट्स दी फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। अब इसमें जो सेंटेंस करेक्ट है, चलो ये बताओ। ये ना आपने अगर कोई मतलब अभी 12th पास करके आया तो उन्होंने तो इसमें करा भी होगा। ये ट्री इज सो टॉल ब्लैंक स्पेस आगे, मतलब इनमें से करेक्ट कौन सा सुटेबल है? सो दैट का यूज किया हुआ, अगर आपने वो करे हुए हैं ना जैसे कंजंक्शन, या सो दैट का यूज किया होगा आपने, सो दैट। और एक होता है ये वाला, ये कुछ याद आ रहा है, टू टू ऐसे करके कुछ, तो इसमें सो दैट वाला देखो कैसे लगते होते कुछ याद, इसमें सो दैट वाले के अकॉर्डिंग सही होगा। ये कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? बी। देखो वो कह रहा है कि पेड़ इतना ज्यादा टॉल है, तो आगे क्या कहेगा कि उस पर कोई भी क्लाइंब कर सकता है या नहीं कर सकता? नेगेटिव सेंस होगा या पॉजिटिव सेंस होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव ही होना चाहिए कि उस पर कोई क्लाइंब नहीं कर सकता, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे सुटेबल कौन सा है? सो दैट का यूज करना था यहाँ पे, ठीक है। सो तो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन आगे जो लगना था वो दैट के बाद अब क्या लगना चाहिए यहाँ पे? एक तो देखो दैट नो वन कैन क्लाइंब इट, कि कोई भी इस पे क्लाइंब नहीं कर सकता, एक तो ये हो गया। और एक है एंड वन शुड क्लाइंब इट, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि क्लाइंब तो नेगेटिव सेंस आना चाहिए, ये नहीं हो सकता। दैट वन हैज़ टू क्लाइंब इट, ये भी नहीं आ सकता, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ये भी नहीं आ सकता। इसमें देखो फिर कौन सा आना चाहिए? ए ही आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे तो कह रहे सॉरी यहाँ पे बट लगा हुआ है, तो ये नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए दैट नो वन कैन क्लाइंब इट। मतलब ये जो देखो ये प्रेजेंट में है, तो अगला भी प्रेजेंट में होगा कि जो पेड़ है वो इतना ज़्यादा टॉल है, सो दैट वाला नेगेटिव सेंस ही देता होता है। और ये टू टू से भी आपने किए हुए हैं, मतलब ये सेम सेंटेंस आपका टू टू से भी हो जाता है। 12th में जो सिंथेसिस टॉपिक आपने अगर किया हो तो उसमें ये किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आना था द ट्री इज सो टॉल दैट नो वन कैन क्लाइंब इट, कि कोई इस पे क्लाइंब नहीं कर सकता, ये इसका आंसर था। अब यहाँ पे ये तो सबको वैसे पता ही होगा कि 50 यहाँ पे क्या है? देयर आर 50 मेंबर्स इन द पार्टी। 50 क्या है? प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये तो आते ही हैं। एडजेक्टिव है, हाँ जी। देखो यहाँ पे जो 50 है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? 50 मेंबर्स क्या है? नाउन है या क्या है? मेंबर्स होते हैं सदस्य हैं, तो ये नाउन है या नहीं है? नाउन ही है। देखो जिस चीज़ को आप देख सकते हो वो नाउन ही होती है। तो नाउन को जो आगे क्वालिफाई करता है, चाहे उसका नंबर बता रहा है चाहे क्वांटिटी बता रहा है, वो आपकी एडजेक्टिव होगा। नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, 50 यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट ये अगले क्वेश्चन, ये मॉर्निंग वाला पेपर है ये। चलो अब ये करके देखो। अब ये तो आपने किया हुआ है, चलो नरेशन तो किया हुआ है, ये आप क्वेश्चन कर ही दोगे। 159 ये तो किया हुआ है, इसको और बड़ा करें। ये तो आपने किया ही हुआ है, ये तो हो जाना चाहिए। ये तो नरेशन अभी थोड़े दिन पहले करे। हाँ जी, कौन सा होगा आपका? वो सेकंड परी वाले में नहीं आया था, मॉर्निंग वाले में था ये। हाँ जी, कौन सा होना है? अलग अलग ही होता है, सेम कैसे बना देंगे? हाँ जी, कौन इस, चलो ये तो कर दोगे। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसका? हाँ जी, पीछे बॉयज। हाँ जी, है ए सही है। चलो एक कोई ए भी कह रहा है कि ये सही है, और कोई इसके अलावा कुछ? ए ही सही है, ए गलत है। देखो रिपोर्टिंग,
देखो पहले सुन लो, एक मिनट। अब यहाँ पे जो देखो, एक मिनट, शी सैड, उसने कहा यू कैन सिट हियर तारा। अब शी किससे बात कर रही थी? तारा से बात कर रही थी। तो इनडायरेक्ट में बताने वाले कौन है? हम। तो अब यहाँ इन्होंने जो ये तारा है उसको यहाँ ना लिख के उन्होंने रिपोर्टेड स्पीच में लिख दिया। एक्चुअल में बात सुन कौन रही थी? इसकी तारा ही सुन रही थी। तो अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था? शी सैड टू तारा, लेकिन नहीं दिया, कोई बात नहीं। लास्ट में इनडायरेक्ट में तो हम यही कहेंगे ना, शी टोल्ड तारा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी है। शी टोल्ड तारा, ये होना चाहिए था। अब यहाँ पे फिर आपने दैट लगाना था, लगा हुआ है। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता? तारा के अकॉर्डिंग। तारा के अकॉर्डिंग शी हो गया अगर वो लड़की है, कैन का कुड होता है, और सिट का हेयर का देर का रखा है, तो ये बी ऑप्शन होना चाहिए था, ए क्यों होगा? ठीक है। उन्होंने जिससे बात कर रही थी उसका नाम लास्ट में दे दिया, लेकिन हमें तो जब इनडायरेक्ट में बताने वाले हम है ना, हम तो ये कहेंगे कि उसने तारा को कहा था। ठीक है। और उसके बाद ये 160 क्वेश्चन टैग क्या होता है? बिल्कुल आसान टॉपिक है क्वेश्चन टैग। आपने देखनी होती है स्टेटमेंट, ये 10th क्लास में किए हुए हैं। आपने स्टेटमेंट देखनी है पॉजिटिव है या नेगेटिव। टैग का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेगेटिव टैग होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ अपने नोट ऐड कर देते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहाँ पे इट वॉज अ लवली मूवी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। हेल्पिंग वर्ब जो आ रही होती है सेम लगा दो। कौन सी आ रही है इसमें? वॉज आ रही है, वॉज लग जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टैग बनता होता है नेगेटिव, मतलब अब ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट होगा, लेकिन नोट की कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म यूज होती है, मतलब पूरा नोट, जैसे इज नोट है तो इजंट, डू नोट है तो डोंट, डज नोट है तो डजंट। ठीक है। यहाँ पे जैसे वॉज हेल्पिंग वर्ब, इसके नोट लगाना है तो ये फॉर्म लगेगी वाजंट, और ये जो सब्जेक्ट है वो रिपीट हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब भी रिपीट होती है, सब्जेक्ट भी रिपीट होता है, तो मतलब वाजंट इट जो ऑप्शन है वो सही है। ये कहाँ पे? ये सी ऑप्शन जो है वो सही है। बिल्कुल आसान होता है टैग। और उसके बाद है यहाँ पे हमें करना था प्रपोजिशन ऑफ, जो आपका टॉपिक है उसमें है कि यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आनी चाहिए, फॉर आना है या फिर ड्यूरिंग आना है, बाय आना है, सिंस आना है, कौन सा आना है इसमें? देखो हिंदी है, ही वंडर्ड वेयर एन वॉज, वो उसने सोचा कि एन कहाँ पे थी। ठीक है। और फिर ही हैड नॉट सीन हर डैश देयर कॉल, कहता जब से उसके झगड़ा हुआ है ना तब से उसने उसे नहीं देखा है, ये सेंस है कि जब से झगड़ा हुआ तब से उसे नहीं देखा है। तो यहाँ पे प्रपोजिशन कौन सी आनी चाहिए? फॉर आनी चाहिए, ड्यूरिंग, बाय या सिंस आना चाहिए? क्या आना चाहिए? देखो तब से अब तक, तब से अब से फॉर और सिंस टेंस में किए होंगे आपने, जब आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करवाए होंगे तब आपको फॉर या सिंस करवाया होगा। जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसमें आता है सिंस, और परफेक्ट ये जो सिंस होता है ना वो सिर्फ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस नहीं आता, क्योंकि सिंस का मतलब होता है तब से अब तक। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो कौन से 10 बजे? पास्ट वाले 10, तब से लेके अब तक का सेंस है ना, सिंस 10 o'clock, मतलब तब से अब तक, तो ये सेंस होता है सेंस का। तो वो कह रहा है कि जब से उनका झगड़ा हुआ था, मतलब पास्ट में हुआ होगा, तब से लेके अब तक उसने नहीं देखा है, तो मतलब यहाँ पे सेंस आना है। सेंस का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो। देखो जब से उनका झगड़ा हुआ तो वो भी तो कोई टाइम ही था, एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे बता रखा है। जैसे जब से मैंने स्कूल छोड़ा है तब से उसे नहीं मिला, तो जब से स्कूल छोड़ा है वो भी तो कोई टाइम था, एग्जैक्ट टाइम है वो, तो तब से अब तक का सेंस होता है, वहाँ लगता है सेंस, तो यहाँ पे सेंस आना था। ठीक है। और उसके बाद ही इज़ डल, ब्लैंक स्पेस, पीपल लाइक हिम, यहाँ पे आपने कंजंक्शन यूज करना है, कौन सा आना चाहिए? देखो 2 स्टेटमेंट दे रखी है, ही इज़ डल, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मतलब ही इज़ डल, ये कोई पॉजिटिव बात है या नेगेटिव सेंस है इसके अंदर, या पॉजिटिविटी है नेगेटिविटी है इसके अंदर? नेगेटिविटी है। पीपल लाइक हिम, ये क्या है? पॉजिटिविटी है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसमें क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? हाँ देखो इसमें आना चाहिए येट। येट का मतलब होता है फिर भी, येट का मतलब होता है फिर भी। ठीक है। ही इज डल, फिर भी लोग उसे लाइक करते हैं, तो येट आना चाहिए था यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे टेंस आइडेंटिफाई करना है, ये तो आपको बता ही दोगे इसमें। तो इसमें टेंस कौन सा है? हाँ हैव बीन लिविंग आ रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है, कौन सा ये? फर्स्ट ही है यही। और यहाँ पे हमें टेंस लगा, देखो ये किसी जो प्रॉपर सेंस दे उसके अकॉर्डिंग आपने ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। हु ब्लैंक स्पेस हर,
ये हो सकता है क्या इसमें, इज नॉट नॉन, इज नॉट नॉन, ये नो की थर्ड फॉर्म है, क्या ये हो सकता है? इज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो सकता है क्या? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इज एम आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए था, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। और उसके बाद डू लग सकता है क्या? डू नॉट नो हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता डू नॉट नो? देखो वो कहता है कि उसे कौन नहीं जानता। अब यहाँ पे वर्ब कौन सी है? जानना, ठीक है, वर्ब कौन, जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि हु, जैसे हु से क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है क्या आपके पास? मैंने अगर बोला कि मेरा पेन किसने चोरी किया, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है? चोरी करना। क्या चोरी करने वाला यहाँ पे है इसके अंदर? मतलब सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो हम कैसे देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएं या प्लूरल लगाएं? इसलिए हु से सब्जेक्ट होता ही नहीं है, आपको हमेशा सिंगुलर मानना चाहिए, वहाँ पे प्लूरल वर्ब आ ही नहीं सकती। मतलब यहाँ पे डू नॉट भी नहीं हो सकता। यहाँ तो देखो डिड नॉट नो, क्योंकि डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती होती है, यहाँ होना चाहिए डज नॉट, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। देखो अगर अपने करते हैं डज नॉट नो हर, तो हु डज नॉट नो हर मतलब उसे कौन नहीं जानता है, डिड नॉट मतलब उसे कौन नहीं जानता था। तो प्रेफरेंस किसको देंगे? अपने प्रेजेंट या पास्ट में से, क्योंकि यहाँ पे कोई हिंट नहीं है, तो प्रेफरेंस अपनी बनती है और प्रेजेंट को, क्योंकि हिंट पास्ट वाला तो कोई है ही नहीं, दोनों ही सही है वैसे तो, लेकिन प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो दी जाएगी प्रेजेंट, क्योंकि पास्ट का कोई हिंट नहीं है, ठीक है, इसमें ये आना था। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। लेफ्टिनेंट जो होता है, जैसे लेफ्टिनेंट अपने बोल देते हैं, उसकी एग्जैक्ट जो स्पेलिंग है वो बतानी थी, जो करेक्ट स्पेलिंग है। क्या बोलते अपने लेफ्टिनेंट है, लेकिन एक्चुअल में लेफ्टिनेंट होता है, उसकी जो सही स्पेलिंग है वो आपने बतानी है। तो बताओ कौन सी है? हाँ, ए बी सी। देखो ये तो नहीं हो सकती, ये दोनों तो नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है। तो ये डी जो है ना वो सही है, इसकी जो डी है ना वो सही है। इसको लेफ्टिनेंट मतलब वैसे लेफ्टिनेंट अपने बोल देते हैं, ये आर्मी की कोई पोस्ट है, ठीक है, उसमें। फिर यहाँ पे हमें बताना था इसका मीन बताना है। ये ना एक इडियम है, मतलब जो कहावत वगैरह होती है वो है, तो इसका अपने मीनिंग बताना था। तो बताना कौन सा होएगा? ये ना वैसे आपने याद नहीं करे होंगे। टू कॉल स्पेड अ स्पेड का मतलब होता है जो मतलब सीधी बात करता है, मतलब उसे बोलते हैं, ये एक इडियम है, तो उसका मतलब होता है सीधी बात करना, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए? टू बिगिन टू कॉल मतलब झगड़ा करना हो गया, टू चैलेंज अदर दूसरों को चैलेंज करना, टू कंफ्यूज पीपल, और एक हो गया टू स्पीक इन अ प्लेन टर्म। तो कौन सा सूटेबल होगा? डी सही होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है मतलब सीधी बात करना जैसे। और उसके बाद यहाँ पे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डम शो, इसका मैं बता देता हूँ। पेंटोमाइम है, छोड़ो ये, मतलब जब अपने कुछ एक्सप्रेशंस हाव भाव अपने दिखाते हुए अजीब सा मुंह बनाना जैसे, उसके लिए तो इसका आंसर ये है। और यहाँ पे अब ये आपने प्रपोजिशन भरनी थी, कौन सी आएगी? ही लिव्स ब्लैंक स्पेस तिलक नगर ब्लैंक स्पेस न्यू दिल्ली। देखो करी हुई है क्या पहले आपने? देखो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एट आता है, एग्जैक्ट लोकेशन जो होती है उसके लिए एट आता है। जैसे मान लो आपने कहा मैं गसिंगपुर में रहता हूँ, तो गसिंगपुर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, क्योंकि गसिंगपुर में अगर मान लो मैंने आपको आप तक लेटर पहुंचाना है कोई, तो मैं सीधा गसिंगपुर लिख दूं तो आपके घर तक आप तक थोड़ी पहुंचेगा, वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ी है। उसमें कौन सा वार्ड नंबर है कौन सा, वो एग्जैक्ट लोकेशन होगी ना। तो एग्जैक्ट लोकेशन होगी आपकी, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एट आता है, जो बड़ी लोकेशन होती है उसके लिए इन आता है। तो मतलब यहाँ पे तिलक नगर से पहले तो आना चाहिए था एट, और यहाँ पे आना चाहिए था इन। तो यहाँ पे है कोई ऑप्शन? ये बी, तो ये बी सही होगा, ठीक है, ये बी सही होगा। फिर ये लास्ट 2 क्वेश्चन रह रहे हैं इसके। देखो आपका ये जो 4th ग्रेड वाला भी है ना, उसमें ऐसा ही पेपर आना है इंग्लिश का, तो और बाकी सारे जीके को लेके तो सारे बैठे हुए हैं, लेकिन मैथ हिंदी इंग्लिश इस पे फोकस करो। जीके तो देखो जितना मर्जी करते जाओ उसका कोई एंड नहीं है। बाकी जो मेरिट डिसाइड करेगा वो आप, क्योंकि इसमें फिक्स है, ग्रामर है, रूल्स हैं इनके, तो ये आसान भी है। इन साथ साथ आप इन पे फोकस करो, हिंदी अपनी स्ट्रॉन्ग करो, इंग्लिश और वो दूसरा आपका जो मैथ्स है, अगर 4th ग्रेड वाले जो हैं, तो इसमें ये 169, ये इसका क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट?
इसमें करेक्ट बताना है कौन सा है, सी सही होगा, करेक्ट बताना है। दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर एट डिनर, ओवर एट डिनर। देखो ओवर एट दोनों ही प्रेपोजिशन नहीं है क्या यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। ही पिक्ड अप द बुक्स एंड पुट इट, अब देखो वो कहते थे कि उन्होंने बुक्स उठाई और इसे टेबल पर रखा, क्या ये सही है? सेकंड सेंटेंस सही है क्या? क्यों नहीं सही? सही है, हाँ, उसने कहा कि उसने बुक्स उठाई और उसे टेबल पर रखा, सही है क्या ये? नहीं सही, इसमें एरर है, बताओ कौन सी है? अब ये एक किताब है या बहुत सारी है? अरे एक किताब है या बहुत सारी है? तो यहाँ पे पुट देम नहीं होना चाहिए था, इट तो एक को नहीं बताती क्या, तो पुट देम होना चाहिए था, बाकी सेंटेंस सही था, लेकिन इट की जगह पे यहाँ पे देम होना चाहिए था, तो ये सही नहीं है। तीसरा सही लग रहा है, ही विल नॉट escape पनिशमेंट, मतलब वो पनिशमेंट से नहीं बचेगा जब तक ही डजेंट स्पीक द ट्रुथ, जब तक वह सच नहीं बोलता। सही है? नहीं सही, ठीक है। अनलेस जो होता है ना, अनलेस के अंदर ही नोट होता है, जब तक नहीं इसके अंदर ही है तो आगे पॉजिटिव स्टेटमेंट आनी चाहिए, मतलब ये नेगेटिव है ही तो आगे अनलेस के बाद पॉजिटिव आती है, ठीक है, इसके अंदर ही होता है नोट, तो ये भी सही नहीं है। ये वाला जो डी है ना, मिल्क इज द मोस्ट परफेक्ट फूड इन दी वर्ल्ड, ये सही है, ठीक है, अनलेस के बाद पॉजिटिव स्टेटमेंट आती होती है। उसके बाद लास्ट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। देखो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? अरे सेंटेंस देखो, सेंटेंस होते हैं आपके हिंदी में भी आपने करे होंगे सेंटेंस, एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, और एक होता है कंपाउंड, याद आ रहा है कुछ, और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स। तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है, ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं। सिंपल वो होता है जिसके अंदर एक ही क्लॉज होता है, और कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर दो क्लोज होते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसके अंदर दो क्लोज होते हैं लेकिन एक प्रिंसिपल क्लोज, दूसरा डिपेंडेंट क्लोज होता है। ये जब टॉपिक करेंगे तब बता देंगे। इसमें बताना है कि कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है, जिसके अंदर मतलब दो क्लोज आ रहे होंगे ना, तो मतलब वो सिंपल नहीं है। क्लॉज समझते हो? क्लॉज क्या होता है? उपवाक्य है, जिसके अंदर दो वाक्य आ रहे हैं मतलब वो सिंपल नहीं है, जिसके अंदर एक ही है मतलब वो सिंपल है। अब इसके पहला देखो, ए गर्ल स्टॉल माई अम्ब्रेला, इसके अंदर तो एक ही सेंटेंस है ना, मतलब ये सिंपल है। और ही इज़ हैप्पी बिकॉज ही पास्ड द एग्जाम, इसके अंदर दो है तो मतलब ये सिंपल नहीं हो सकता। उसके बाद ही इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, एक ही है, ये सिंपल ही है। शी इज़ अ बॉक्सिंग चैंपियन, ये भी सिंपल ही है। तो हमें बताना था जो सिंपल नहीं है, तो उसके अंदर देखो दो क्लॉज आ रहे हैं, वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है, बिकॉज से बन रहा है, ये कम्प्लेक्स है, कंपाउंड नहीं है, डिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन हमें सिंपल बताना था कि जो सिंपल नहीं है, तो तीन सिंपल ही हैं, ये वाला जो है वो सिंपल नहीं है, तो बी इसका जो था वो आंसर था इसका बी, ठीक है। अभी तो फिर बहुत टॉपिक रह रहे हैं ना आपके। अब ये था जो आपका सेकंड पारी में था, ये वाला था। चलो ये आप करके देखो, आप करके देखो इसे। पैसेज के हैं तीन क्वेश्चन, आराम से पढ़ लो, कोई नहीं, बहुत टाइम है, आप आराम से पढ़ो इसके। देखो इंग्लिश चाहे 4th ग्रेड की हो चाहे कोई, उसमें अगर स्टेट लेवल का है ना तो ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। सेंटर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर स्टेट लेवल का है तो सिंपल ऐसे इंग्लिश आनी है उसमें। तो अपने को तो ये भी औखा ही लग रहा है। हाँ, पैसेज तो पढ़ लो, पढ़ लिया, ये आई है। आपने दिया था क्या पेपर? कौन सी पारी थी आपकी? सेकंड, ये वाला ही दिया होगा आपने, ठीक है, तो मैच कर लेना। हाँ, तो फर्स्ट का क्या क्या किया था आपने फर्स्ट में? फिर क्या होता बताओ, तो क्या भरा था आपने फर्स्ट में? आंसर की भी है आपके पास, तो ये OMR शीट है, इसकी कॉपी है ना, तो कौन सा भरा है? बी भरा है, ये टू कंटिन्यू, सॉरी, ये भरा था क्या आपने? सेकंड का मतलब इसका भी, ठीक ठीक, हाँ कहीं के वो अलग था ना, हाँ ठीक ठीक है।
चलो एक मिनट, आपने इसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। आप ये बताओ 151 का द फ्रेज कैरीड अवे, ये ना एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कैरीड अवे एक फ्रेजल वर्ब है। जब अपने वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब जोड़ देते हैं वो हो जाती है फ्रेजल वर्ब, जिसमें मीनिंग बदल जाता है, वो होता है फ्रेजल वर्ब। जैसे अगर आपने बोलना है लुक, लुक आफ्टर, अब लुक का मतलब देखना, ये एक वर्ब है, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ये एक प्रेपोजिशन है। अब लुक आफ्टर का मतलब बाद में देखना नहीं होता, देखभाल करना हो जाता है, क्योंकि वर्ब मीनिंग बदल जाता है, वो होती है फ्रेजल वर्ब। हाँ, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग ये आया होगा ना पैसेज के अंदर ही, कैरीड अवे, ये आया हुआ है ना। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या मतलब बन रहा है इसका, क्या होगा? सी होगा। हाँ, तो वैसे सही है। इसका मतलब टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, भावनाओं में बह जाना, वो मतलब होता है कैरीड अवे का, ठीक है। भावुक होना या वो मतलब होता है इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो इसका मतलब ये था। और ये लाइन में लिखा हुआ है वन टू बी कैरीड अवे बाय द रिजेंटमेंट एंड हेट इनटू एन एक्ट ऑफ वेगनेंस बट इट टेक्स अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर टू रेस्ट्रेन दोज नेचुरल पैशंस। तो वैसे मैं आंसर ही बता देता हूँ, इसमें ये होना है, ठीक है। और उसके बाद है टू फॉरगिव एन इंजरी इज अ रियली साइन ऑफ। देखो इसमें ना कईयों ने क्या किया था कि ये वीकनेस कर दिया था, जो कि वीकनेस नहीं होना चाहिए था। उन्होंने पूछा था कि एक्चुअल मतलब रियली में क्या किसका साइन है, तो अगली लाइन में आंसर था। ये तो उन्होंने कहा था कि लो, हाँ, तो ये स्ट्रेंथ का था, ठीक है, तो इसका बी होना था। ये पैशन यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, ये जो नेचुरल पैशंस, वो किसको कह रहा था? नेचुरल पैशंस जो है, कहता है कि आपको कोई भी ठेस पहुंचती है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटली हो, तो उसको फॉरगिव करना मतलब मना करना, वो एक मतलब एक्चुअल में वो ताकत का एक साइन है। अगर आप इस किसी भी ठेस को, इंजरी को आप अवॉइड कर देते हो तो। लेकिन कहता है कि कई लोग जो होते हैं ना, वो अपने गुस्सा और जो नफरत होता है उसमें बह जाते हैं और उसके कारण कुछ रॉन्ग कर लेते हैं जैसे। तो ये जो नेचुरल पैशंस वो किसको कह रहा था? नेचुरल, कहता है कि इनको, अब देखो हर कोई ये नहीं कर सकता ना कि हमें कोई ठेस पहुंची है और अपने उसको इग्नोर कर दें, भूल जाएं या गुस्सा ना करें, ऐसे हर कोई थोड़ी कर सकता है। क्योंकि नेचुरली है कि अगर हमें कोई ठेस पहुंचाएगा तो गुस्सा आएगा, तो ये तो नेचुरल चीज़ है, तो हर कोई ये नहीं कर सकता। तो ये जो नेचुरल पैशंस किसको कहा जा रहा था? किसी को हेट करना और गुस्सा होना, तो मतलब ये इसको नेचुरल पैशंस कहा जा रहा था कि इस पे बहुत कम लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होना था फीलिंग बिटर एंड हेटिंग समवन, क्योंकि यहाँ पे रिजेंटमेंट और हेट दोनों थे ना, तो यहाँ पे इसका आंसर डी था। बिटर भी आना था, मतलब कड़वाहट या गुस्सा उसके लिए, और हेटिंग, तो डी ऑप्शन था इसका। वैसे ये अगर कंपेयर करें अपने पहले पैसेज से तो ये थोड़ा आसान था, जो सेकंड शिफ्ट में था वो थोड़ा आसान था। अब यहाँ पे हमें बताना था, अब ये बिल्कुल आसान था, ये बताना इसका जो 154 है, 154 का बताओ। हाँ जी, ही हैड नो क्वालिफिकेशन ही गॉट द जॉब। देखो यहाँ पे दो सेंटेंस दे रखे थे, उनको आपने किसी करेक्ट जो अपना कंजंक्शन है उससे आपने जोड़ना था कि उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और आगे उसने कहा कि उसे जॉब भी मिल गई। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है? अपोजिट ही है ना एक दूसरे के। तो यहाँ पे पहला देखो, ही हैड नो क्वालिफिकेशन बट ही गॉट द जॉब, मतलब उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी लेकिन फिर भी उसे जॉब मिल गई। एक तो ये है उनका, उन्होंने लिखा हुआ। एक है ही हैड नो क्वालिफिक, एक इन्होंने एंड से जोड़ दिया, और यहाँ इन्होंने हाउ एवर से जोड़ दिया, यहाँ उन्होंने नेवरदलेस से जोड़ दिया, और एक इन्होंने एंड से जोड़ रखा है। तो इनमें कौन सा कंजंक्शन है जो बीच में नहीं लगना चाहिए था? तीन तो लगने चाहिए थे, एक जो है जो नहीं लगना चाहिए था, कौन सा नहीं लगना चाहिए था? देखो एक तो उन्होंने बट लगाया, एक हाउ एवर लगाया, एक नेवरदलेस लगाया, और एक इन्होंने एंड लगाया। तो कौन सा जो लग रहा है कि आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ पे? एंड। देखो एंड पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आता है। जैसे मान लो उसने कठिन मेहनत की और एग्जाम पास कर गया, तो देखो कठिन मेहनत की तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आना था, वहां तो आता है एंड। लेकिन जब नेगेटिव रिजल्ट हो, नेगेटिव रिजल्ट, उसने कठिन मेहनत की और वह फेल हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? उसने कठिन मेहनत की और वह फेल हो गया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वहां तो लेकिन वह फेल हो गया या फिर भी वह फेल हो गया, यही आना चाहिए था। तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए एंड नहीं आता होता है, ये वाला गलत था। बट का मतलब लेकिन होता है, हाउ एवर हालांकि होता है, नेवरदलेस फिर भी होता है। तो ये तीनों सुटेबल थे, मतलब जो एंड है वो नहीं आना चाहिए था, ये पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आता होता है। और यहाँ पे तो हमें टेंस बताना था, ये तो आपने करे हुए हैं, ये तो बता ही दोगे। कौन सा आना है यहाँ पे? आई ब्लैंक स्पेस द बुक ए नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ जी,
हिंदी क्या बनेगी, क्या कहना चाहता है इसमें, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग। हाँ, वो कह रहा है कि ये बुक मैंने बहुत बार पढ़ी है, तो मतलब काम कंप्लीट है लेकिन इफेक्ट है ना उसका, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब जो काम कंप्लीट है लेकिन इफेक्ट उसका होता है। वैसे भी देखो रीडिंग तो आ ही नहीं सकता था किसी भी हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो आ ही नहीं सकता था। वॉज रेड भी नहीं हो सकता था, पैसिव हो जाता है इसका, ये भी नहीं हो सकता था। और अकेला यहाँ पे जो ये आ सकता था लेकिन ये हो जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई रीड, ये परमानेंट एक्शन हो जाता अगर आप रीड यूज, जैसे आई रीड द बुक का नंबर ऑफ टाइम्स, तो मैं बहुत बार बुक पढ़ता हूं, तो ये ना एक परमानेंट एक्शन हो जाता, जबकि उसने बहुत बार पढ़ी अपने ही बोलेंगे ना, तो सुटेबल तो ये होगा, पढ़ता हूं ये फैक्ट थोड़ी है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करें, ये प्रेजेंट परफेक्ट ही होना था, इसका सी होगा। उसके बाद यहाँ पे अबोर्ट जो है इसका हमें बताना था एंटोनी, मतलब अपोजिट बताना था, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले तो इसका बताना था, हाँ अपोजिट बताना था, इसका मतलब क्या होता है, नहीं वैसे मतलब क्या होता है फिर ही बताओगे, अगर मतलब ही नहीं पता कैसे बताओगे। देखो अगर मतलब नहीं पता फिर आपको क्या है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं इनमें से 3 का मतलब पता है तो कर सकते हो, यहाँ तो इन 3 अगर सेम लग रहे हैं तो हमें पता है फिर चौथा ही होगा, या फिर हमें इसका मतलब पता होना चाहिए, आपको इन तीनों का पता है, या फिर इसका किसी एक का तो पता होना चाहिए ना, फिर ऐसा तो फिर ये क्या होता है, ये होता है हेट, मतलब नफरत करना किसी को, ठीक है। तो ये तो इसका फिर सिमिलर ही हो गया, ये नहीं हो सकता। लॉथ का मतलब ये सिमिलर ही होता है, मतलब हेट करना ही होता है, और ये होता है किसी का प्रोटेस्ट करना या विरोध करना, ये होता है। एडमायर होता है किसी की प्रशंसा करना, तो मतलब अगर इसका सुटेबल अपने अपोजिट देखे तो यही है एडमायर करना, तो ये होगा ए। फिर ये नेक्स्ट था, इसमें हमें करना करेक्ट सेंटेंस बताना है, बताओ इसमें 57 का, आप ना हिंदी इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हो, बट ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें फैक्ट होते हैं, ये आसान होती है, बाकी जितने जो जिक्के वो कितना याद कर लोगे आप। इसमें क्या आना चाहिए, करेक्ट सेंटेंस बताना है। देखो कुछ टॉपिक वैसे आपके अभी शायद कंप्लीट भी नहीं हुए ना, जैसे यहाँ पे अब कनेक्टिव यूज करना था कोई सुटेबल। देखो यहाँ पे वो कह रहा है ही इज गोइंग टू पुणे, वह पुणे जा रहे हैं, ही विल स्टार्ट बिजनेस देयर, वहाँ पे वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो एक्चुअल में दोनों स्टेटमेंट के अंदर वो क्या बता रहे हैं अपना, मतलब किस टाइप का ये सेंटेंस है। देखो पुणे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, बिजनेस, तो पुणे आगे क्या है कि उसका पर्पस बताया हुआ है, मतलब पुणे जाने का पर्पस बताया हुआ आगे। तो जो पर्पस है वो कौन बताता है, जो पर्पस होता है ना, देखो पर्पस के लिए अपने क्या करते होते हैं, इन्फिनेटिव यूज करते हैं, 2+ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, पर्पस के लिए 2+ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पे देखो ही इज गोइंग टू पुणे टू स्टार्ट बिजनेस देयर, ये होना चाहिए, ये 2+ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यूज करी हुई ना ये वाला, ठीक है। तो इसका डी होना चाहिए था क्योंकि पर्पस के लिए अपने इन्फिनेटिव 2+ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। फिर ये वाला 158, यहाँ पे हमें कोई सुटेबल वर्ब यूज करनी है। ये प्लूटार्च लीव्स, ये ना किसी नेम ऑफ बुक का, ये बुक का नेम है ये। तो बताओ आगे क्या होना चाहिए। देखो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, कईयों ने ना एस देख के इसको प्लूरल भी मान लिया होगा, लेकिन ये बुक का नेम है तो सिंगुलर ही रहेगा ये। तो मतलब यहाँ पे आर तो हो ही नहीं सकता, वर हो ही नहीं सकता, वॉज या इज आ सकता है। तो ये बुक है कोई, वो पास्ट में थोड़ी जाएगी कि इंटरेस्टिंग थी, ऐसे थोड़ी होगा, इंटरेस्टिंग है यही होगा, तो यहाँ पे इज आना चाहिए था। फिर ये यहाँ पे अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, डू डज उसी में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो डू डज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंटेरोगेटिव में कौन सी फर्स्ट मतलब फॉर्म आती होती है, कौन सी फॉर्म आती होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव है ना, ये डू डज आ रहा है, हाउ ऑफन, ये डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ड डू लग रही है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सी आनी चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी आती है डू डज के साथ, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म एक में दे रखी है बस, ये तो सबसे सिंपल था, वॉश ही आनी थी। हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर, मतलब तुम अपने हेयर कितनी बार वॉश करते हो, मतलब ये वॉश आना था यहाँ पे, ठीक है। ये नेक्स्ट इसका लास्ट जो पेज है,
इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग ही है ना। हाँ जी, सारे तो नहीं सही होंगे किसी के, मेरे को लगता है इस हिसाब। चलो इसमें ये करके देखो, वन वर्ड है ये। चैरिटेबल वर्क में जो इंगेज होता है, जो ज्यादा दान करता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, हाँ वो तो हिंदी में बोलते हैं। देखो ये प्रोपोगेटर जो होता है, ये क्या होता है? मतलब जो ना कोई प्रोपोगेंडा खड़ा कर देता है, जैसे मतलब उसको बोलते हैं। ये हो सकता है क्या यहाँ पे इसका? और एक है फिलोसफर, ये तो पता ही होगा। फिलोसफर क्या होता है? दार्शनिक होता है। तो ये हो सकता है, फिलोसफर दार्शनिक होता है, मतलब जो आत्मा परमात्मा की बातें करता है, जो डीप थॉट वाला होता है वो। ठीक है, तो वो तो नहीं हो सकता। तो इसमें प्रॉफिट भी सुना होगा आपने, जो सम्राट वगैरह होता है ना, उसके लिए प्रॉफिट, ये भी सुना होगा। ये नहीं सुना होगा जो आना चाहिए था। फिलंट्रॉपिस्ट जो होता है ना, वो होता है दानी, मतलब जो दान करता है। ठीक है, वैसे ये सारे जो वर्ड्स पूछे गए हैं वो आपने, ये आपका जो पेपर था 12th बेस्ड था, तो सारे जो इंग्लिश के अब तक 10th से 12th तक पढ़ी उसमें ये वर्ड आए हुए हैं। तो इसका आंसर बी था इसका आंसर। फिर ये इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। अकर सही है क्या? स्पेलिंग सही है ये? अरे सही है क्या ये? क्योंकि इसमें क्या होता है, क्या गलत है इसमें? है नहीं, इसमें डबल सी आता होता है। ठीक है, इसमें डबल सी आता है, तो ये सही नहीं है। बेनिफिट में ये सही है या नहीं है? बेनिफिट सही है या नहीं है? एक ही टी आता है उसमें बेनिफिट में। ठीक है, और कंट्रोलर सही है या नहीं है? अरे सही है या नहीं है? कंट्रोलर में डबल लास्ट में क्या होता है? डबल एल आता है, डबल एल आता होता है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, ये परमिटेड जो है वो सही है, बी ये सही है। उसके बाद हमें यहाँ पे बताना था रॉन्गली स्पेल, जो रॉन्गली स्पेल है, जिसकी स्पेलिंग गलत नहीं है। अकस्टम आपने सुना हुआ है ये वर्ड, वैसे ये सही है। कंसाइंस जो है ये भी सही है। और ये जो इररिलेवेंट जो है ना, ये स्पेलिंग गलत है। इसमें सी जो था उसकी गलत थी ये। और उसके बाद ये जो बताना था इसमें जो करेक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें बताना था जो सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ये बताना ना। तो ए बताओ, ए सही है क्या? ए पढ़ के देखना, ए सही है? कोई गलती लग रही है इसमें आपको? ए सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और बी, बी सही है क्या? नहीं सही। किस किस को लग रहा है बी सही नहीं है? आपने क्या भरा था? डी भरा था। एट लास्ट ही वॉज मैरिड टू अ पुअर गर्ल, ये सही है कि अंत में उसने एक गरीब लड़की से शादी कर ली। मैरिड वर्ब के साथ टू ही आता है, ये सही है, ये गलत नहीं है। अब चलो ये जो बी वाले, जो मैं वैसे बता देता हूँ, बी गलत है, लेकिन इसमें गलती कौन सी है? और कोई आप में से गलती बताना। इधर बी गलत है, लेकिन इसमें गलती क्या है बताओ? कॉमन सी गलती है, देखो ध्यान से। एक है इट्स की क्या गलती है बताओ? क्यों इट्स गलत है यहाँ पे? क्यों गलत है इट्स? हाँ एक के लिए आता है। हाँ देखो यहाँ पे इट्स गलत है ना। उन्होंने कहा द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज, मतलब लेडीज ने बस को हायर किया फॉर इट्स पिकनिक। यहाँ पे लेडीज है तो लेडीज के लिए इट्स थोड़ी आना चाहिए, फॉर देयर पिकनिक आना चाहिए था। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें ये टेंस से आ गया, बताओ ये टेंस से है, तो इसमें क्या आना है? सी। अब देखो टेंस तो करे हुए हैं आपने, बी आएगा। हेटिंग, अरे हेटिंग तो किसी हिसाब से भी नहीं आ सकता। हेट प्लस आईएनजी अगर आता तो इजएमआर वगैरह ये होना चाहिए। एक ना प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में फर्क पता क्या है? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट परमानेंट एक्शन और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस टेम्परेरी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो हमेशा थोड़ी पढ़ाऊंगा, ये टेम्परेरी है। मैं पढ़ाता हूँ, ये परमानेंट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट परमानेंट एक्शन शो करता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसी टेम्परेरी एक्शन को शो करता है। तो पहले एक्शन देखो, क्या था? मेरा जो फ्रेंड है वो
मेरा रीडिंग का देखो यहाँ पे जो रीडिंग है ना वो कोई एक्शन नहीं है, जैसे बोलना ना रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो पढ़ना। कहता है कि मेरा जो फ्रेंड है वो रीडिंग से तो हेट करता है लेकिन वो मूवीज देखने जाना उसे बढ़िया लगता है, ये कहना चाहता है। ये टेम्परेरी एक्शन होगा या परमानेंट होगा? देखो मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे तो हमेशा नहीं पढ़ाऊंगा, ये टेम्परेरी है, लेकिन ये टेम्परेरी है या परमानेंट एक्शन है? जैसे मैं स्कूल जाता हूँ इस टाइप का एक्शन ही है ना ये, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे माई फ्रेंड सिंगुलर है तो मतलब हेट की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? सिंगुलर ही आनी चाहिए थी, हेट्स। और आगे भी अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखेंगे, लव्स। माई फ्रेंड हेट्स रीडिंग, मतलब मेरा फ्रेंड रीडिंग से तो हेट करता है बट लव्स टू गो टू दी मूवीज, लेकिन सिनेमा जाना उसे बढ़िया लगता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? ये आंसर जो बी है, सॉरी सी इसका सही है। अब यहाँ पे 165 ये शी वॉज टू एरोगेंट। एरोगेंट क्या होता है? एरोगेंट क्या होता है? क्या होता है एरोगेंट? क्या? मैं तो एरोगेंट का मतलब होता है घमंड या घमंडी जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे अपोलोजाइज जो होता है ये क्या होता है? माफ़ी मांगना। तो ये क्या कहना चाहता है इसमें? हिंदी बताओ पहले। शी वॉज टू एरोगेंट टू अपोलोजाइज, इसमें मतलब हिंदी क्या बनेगी इसकी? हाँ, तो माफ़ी मांगेगी या नहीं मांगेगी? वो मांगेगी या नहीं मांगेगी? नहीं मांगेगी, कोई घमंडी है कि माफ़ी नहीं मांगी, कहना चाहता है। तो यहाँ फिर इसका अब इसको कैसे करेक्ट करना है? देखो यहाँ पे एक तो ये TOO यूज हुआ है और एक ही यहाँ पे टू यूज हुआ है। ये होती है एडवर्ब और ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, जिस सेंटेंस के अंदर TOO और ये इन्फिनेटिव टू आ रहा होता है इसे अपने रिप्लेस कर सकते हैं सो दैट से, इसे अपने सो दैट से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो ये जो TOO जो होता है इसका मतलब क्या होता है? TOO का मतलब, हाँ TOO इस नहीं, ये वाला टू जो लिखो इसका क्या मतलब है? और कोई मतलब इसका? TOO का मतलब क्या होता है? हाँ जी, TOO जो होता है, अरे ये तो सुना होगा कॉमन, आई लव यू टू सुना होगा। हाँ, तो ये तो कॉमन सा सुनते, ये तो सुना ही होगा आपने। तो इसका मतलब एक तो होता है ज़्यादा, एक होता है भी। ठीक है, इसके दो मतलब होते हैं, ये एडवर्ब है, एक मतलब होता है ज़्यादा और एक मतलब होता है, ये तो कॉमन है ना। मतलब देखो इसके दो मतलब होते हैं, टू में अपने इसको सो दैट से रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो एडवर्ब होती है TOO ये अपने किसी सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं, जैसे अपने ना वैसे ये भी कहते हैं कि जैसे अपने आई हेट यू टू, आई लव यू टू बोलते हैं, ये करेक्ट नहीं है कहते। अब क्यों कहते हैं? कहते हैं कि एक्चुअल में होना क्या, जैसे अपने कहते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, ये कहना चाहते हैं अपने नहीं, अपने ये मदर के लिए, सिस्टर के लिए, ब्रदर के लिए, किसी के लिए बोल सकते हैं ये आई लव यू, ये कॉमन है। अब माँ को कहना है तो माँ को भी तो ये बोलोगे, उसके लिए कोई अलग से थोड़ी फ्रेज लेके आओगे। तो फादर को बोलना है तो भी अपने ये बोलेंगे। तो कहते हैं ना जैसे ये TOO है, एक्चुअल में अगर आपने बोला कि आई लव यू टू, तो अपने इसको देखो, अपने जैसे ये लिख रहे हैं आई लव यू TOO, अब ये आपने यू के बाद लगाया है तो इसका मतलब हो गया कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। मतलब हाँ, एक्चुअल में इसका मतलब क्या हो गया कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ तो किसी और को भी करता हूँ, तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ। जबकि हम क्या कहना चाहते हैं कि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, तो सही क्या होना चाहिए था? आई टू लव यू होना चाहिए था एक्चुअल में। तो ये देखो ये जो टू वाला होता है ना, इसको अपने ये नेगेटिव सेंस भी देता है। ये यहाँ जो था वो अलग सेंस में था, ये नेगेटिव सेंस देता है। अब इसको अगर रिप्लेस करना है ना टू वाले को, आप इस टू की जगह पे तो लगा दो सो। ठीक है, इस टू की जगह पे लगा दो सो, और ये जो अगला सेंटेंस होगा उसे आपने किस में बदलना है? देखो दैट लगाना है, दैट के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ पे आप वुड भी यूज कर सकते हो, कुड भी यूज कर सकते हो, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो अब देखो अब कौन सा सही होना चाहिए इसमें? हाँ जी, अब इसमें कौन सा सही होना चाहिए? सी। ठीक है, देखो शी वॉज नॉट सो एरोगेंट, वो कह रहा है कि वो एरोगेंट नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो कह रहा था कि वो बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ही वो सो एरोगेंट दैट कैन नॉट, अब ये गलत है क्योंकि यहाँ पे पास्ट है ना, तो आगे कैन नहीं कुड आना चाहिए था।
कैन नहीं कुड, क्योंकि अगला भी तो पास्ट में होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखो विल का वुड पास्ट ही होता है ना, तो ये सही है। शी वॉज टू एरोगेंट दैट शी वुड नॉट अपॉलोजीज, ये सही है, ठीक है। ये जो सी ऑप्शन है वो सही है। और फिर आगे लास्ट जो अपने कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये 2-3 रह गए हैं, बस ये कर लो आप। सौखा ही पेपर आता है, लेकिन थोड़ा ना आप इंग्लिश पे ध्यान कम दे रहे हो शायद। पेपर तो सौखा ही है ये, और आधी इंग्लिश तो आजकल वो पंजाबी गाने सिखा देते हैं। ज़्यादा जल्दी इंग्लिश सीखनी है तो पंजाबी गाने सुना करो। ये इसमें कौन सा रह गया अपना? 168 रह गया क्या? हाँ ये करना, सॉरी, हाँ ये करो फिर। चल नहीं रहा ये। फोरसेक का बताना है अपने को, क्या होगा? फोरसेक का मीनिंग पता है पहले तो? त्यागना, हाँ सही है। अब इसके लिए देखो कौन सा होगा। हाँ जी, हाँ अबेंडन आया हुआ कि यहाँ पे, हाँ ये त्यागना ही होता है। कंसेंट हो गया सहमति, सफिशिएंट पर्याप्त हो गया, फेवर मतलब किसी का पक्ष हो गया, और ये होता है छोड़ना या त्यागना, तो मतलब ये बी हो जाएगा इसका। अब देखो यहाँ पे हमें आर्टिकल बताना था, कौन सा आएगा आर्टिकल? कौन सा? वो कह रहे हैं कि आई इंजॉयड रीडिंग, मतलब मुझे पढ़ के बहुत मजा आया था। डैश द बुक यू गेव मी, जो बुक तुमने दी थी। अब यहाँ पे बुक बताओ, वो किसी भी बुक की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर कोई डेफिनेट एक बुक होगी? कोई डेफिनेट होगी ना ये बुक, सारी बुक्स थोड़ी अब जो उसने दी थी, तो एक ही बुक परमानेंट होगी, वो पर्टिकुलर होगी कोई बुक। यहाँ पे अब कौन सा लगना है? डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट मतलब द, ठीक है। जैसे जब भी किसी चीज के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, जैसे मुझे कार खरीदनी है, अब कार से पहले आर्टिकल ए एन मतलब डेफिनेट लगेगा या इनडेफिनेट लगेगा? मुझे एक कार खरीदनी है तो डेफिनेट कार है या इनडेफिनेट है? इनडेफिनेट मतलब ए या एन में से लगेगा। मुझे वो कार खरीदनी है जो मैंने कल देखी थी, अब कार से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? द, क्योंकि अब कार एक मतलब स्पेशल या पर्टिकुलर या डेफिनेट कार होगी। मैं सब कारों की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी कार है वो, तो वहाँ पे द लगता है। अब ये बुक उस बुक की बात कर रहा है जो उसके फ्रेंड ने या उसने दी थी, तो यहाँ पे अब यहाँ द आर्टिकल आना चाहिए, ठीक है। ये सही होगा इसका आंसर। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रपोजिशन से था, तो यहाँ क्या आना है? ही किल्ड 2 birds ब्लैंक स्पेस 1 shot, एक ही निशाने में ना उसने 2 बर्ड्स को मार दिया। ये ना एक इडियम भी है वैसे, एक तीर से 2 निशाने, शायद ऐसा करके कुछ बोलते हैं ना, तो वो भी है। तो इसमें क्या आना चाहिए? हाँ क्या आना चाहिए? एट देखो एट अ 1 shot या फिर जस्ट इन या इन। देखो इन या जस्ट इन तो सेम सी बात ही है, बताओ। इन आएगा, देखो इन नहीं आएगा, इसमें विद आएगा, ठीक है, इसमें विद आएगा। मैंने ना कहीं यूट्यूब पे वैसे देखी थी जो करेक्शन वो बता रहे हैं, वो यहाँ पे इन बता रहे हैं, लेकिन इन नहीं आना। इन और जस्ट इन में तो फिर कोई फर्क ही नहीं है, अगर जस्ट इन कर दोगे तो भी सही है। 2 ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं? ये इसका विद ही है, ये आपका इन और जस्ट इन कुछ नहीं है, इसमें विद ही आना है, ठीक है। और फिर लास्ट ये यहाँ पे आपने बताना है करेक्ट सेंटेंस बताओ इसका। पहला पढ़े, आई वर्कड हार्ड दैट फेल्स, ये सही है क्या? सही है क्या? ये कहता कि मैंने कठिन मेहनत करी थी, दैट फेल्स, ये सही है या गलत है? गलत है। और उसके बाद फेलियर रिजल्टेड बाय वर्किंग लॉन्ग, जो फेलियर होते हैं मतलब जो हमारी असफलताएं हैं वो वर्किंग लॉन्ग का ही रिजल्ट होती है, तो क्या ये सही है? तो इसमें फिर सही कौन सा है? ये सही क्यों नहीं है? पहले चलो ये सही क्यों नहीं है? सी वाला, इसमें एरर क्या है? क्या है? देम आना चाहिए, देम कहाँ आ जाएगा? नहीं यहाँ पे एरर क्या है इसके अंदर? सही तो नहीं है ये, लेकिन सही क्यों नहीं है? क्यों नहीं सही? क्यों नहीं सही? हाँ नहीं, एरर कहाँ पे है मेरे को बताओ, कौन सा गलत है? वर्ड कौन सा गलत है इसमें? एंड गलत है, ये दोनों तो सही है। अब देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक तो वह और उसकी माँ, तो और के लिए तो एंड ही आएगा, दोनों ही लेट थी। एंड से जुड़ के 2 सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं? प्लूरल नहीं हो जाते?
तो यहाँ पे मतलब आर आना चाहिए था, क्योंकि एंड से जो, जैसे मैं और मेरा फ्रेंड दोनों लेट हैं, तो मैं और मेरा फ्रेंड, एंड तो प्लूरल कर देगा ना उसको, तो इज कैसे आएगा, आर आना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। और यहाँ पे शी एज वेल एज हर ब्रदर इज लेट। अब बताओ यहाँ पे ये सही क्यों है, यहाँ भी वो कह रहे हैं ना वह और उसका ब्रदर दोनों ही लेट है, तो यहाँ फिर इज सही कैसे है, तो फिर सही कैसे, देखो ये जो एज ये ना आपको जब कंजंक्शंस या कनेक्टिव्स करवाएंगे ना, एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जो वर्ब लगती है वो अकॉर्डिंग टू दी जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है अपना उसके अकॉर्डिंग लगती है। जैसे फिर दोनों नहीं देखे जाते, उसमें पहले वाला देखा जाता है, मतलब अब हर ब्रदर को नहीं देखना, हमें हमें सिर्फ एक को देखना है जो पहले हैं। जैसे शी को अकॉर्डिंग तो ईजी लगेगी, जैसे मान लो अगर ये होता आई एज वेल एज शी, फिर यहाँ पे चलो ब्लैंक स्पेस है, मान लो भरा हुआ मैंने कुछ नहीं है, ब्लैंक स्पेस लेट। अब यहाँ पे आपने इज एम या आर लगाना है, तो बताओ इसमें क्या लगाओगे, आई एज वेल एज शी ब्लैंक स्पेस लेट, क्या आएगा यहाँ पे, इज एम आर में से क्या आएगा, क्या आएगा इसमें, आई एज वेल एज शी ब्लैंक स्पेस लेट, क्या आएगा, क्या आएगा एम। और किसी को क्या लग रहा है इज एम आर में से, हाँ आर। देखो अभी मैंने क्या बताया कि जब दो सब्जेक्ट, देखो एक तो ये हो गया आई और एक हो गया शी, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो हमने जो वर्ब लगानी है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। जैसे आई है तो इज एम आर में आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एम लगेगा, तो ये आंसर क्या होगा, आई एज वेल एज शी एम लेट। अब एम बड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन आना वहाँ पे एम ही है, क्योंकि हमें पहले सब्जेक्ट को देखना है, एंड से एज वेल एज से जुड़ के दो उनको प्लूरल नहीं बनाता, हमें पहले वाले को देखना होता है, ठीक है। अब ये लास्ट कौन सा रह गया था 170, बिल्कुल आसान है ये, यहाँ पे ही को उन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, तो इसमें बताना था ये क्या चीज़ है, तो ही तो पता ही है। ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, राम के लिए, तो जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो ऐसा पेपर था ये, दोनों आपके जो फर्स्ट पारी और सेकेंड पारी वाला था, ठीक है। तो कॉमन सा ही पेपर आता है, ये आपने क्वेश्चंस देखे हैं, लेकिन कॉमन से भी कॉमन आना चाहिए फिर ही होएगा। बस कल अपने ना जो कर रहे थे पैसिव वो आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया पैसिव का, तो कुछ पूछा ही नहीं हुआ इन्होंने।